बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, पाकिस्तान के मोहसिन एटमी साइंसदान अब्दुल कदीर खान साहब इंतकाल कर गए हैं, जबकि रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि कमज़ोर इंसान पाकिस्तान में इंसाफ और ताकतवर NRO चाहता है। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, एटमी साइंसदान अब्दुल कदीर खान साहब से आपकी बहुत सारी मुलाकातें रही हैं। बहैसियत इंसान आपने उनको कैसे पाया और पाकिस्तान के लिए उनके खिदमात के हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें, मैं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पहले तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट हुआ तो 1 फरवरी 2004 को जब उन्होंने टीवी पे सरकारी टीवी पे आके मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर लिए और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो उससे 2-3 साल 2-2.5 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में आ चुका था। तो जिस खलीजी रियासत से हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होता था, वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से पहली मुलाकात हुई, दूसरी भी हुई, और वो बहुत ज़्यादा उनकी ट्रैवलिंग होती थी और वो बड़े मतलब हशाश विशाश थे। ये 9/11 के बाद, पोस्ट 9/11 भी जी। और मेरा ख्याल है 2002 में उनसे, 2002 और 2003 में उनसे मुलाकातें रहीं काफ़ी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि 2004 में 1 फरवरी 2004 को वो खबर आई। खबर क्या आई, एक दिन पहले जो है वो ये खबरें आ रही थी कि अमेरिकन की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से कदीर खान साहब को जो है वो चार्जशीट कर दिया गया है और मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे हवाले करें। कदीर खान साहब जो हैं वो उस वक्त टीवी पे आए और फिर उन्होंने वहाँ पे जो है वो माफ़ी जो है वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लिया। और उस दिन फिर ये हुआ कि रात को फिर मैंने अपने प्रोग्राम किया, तो मैंने अपने प्रोग्राम में कौम की तरफ से उनसे माफ़ी तलब की कि जी आपने जो है ये अपने ऊपर सारा कुछ लिया है और आप जो हैं वो हम आपसे शर्मिंदा हैं। और उसमें प्रोग्राम में ज़ाहिर है व्यूज़ ऑन न्यूज़ था, तो उसके दूसरे हिस्से में फिर अताउल्लाह कासमी साहब जो हैं वो मेरे साथ मेहमान थे। ये उस ज़माने की तस्वीर है। अच्छा जी, तो उसके बाद ये हुआ कि कदीर खान साहब, अगले दिन कदीर खान साहब को फिर ये हुआ कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उनको पार्डन कर दिया और 5 साल के लिए कहा कि वो घर पे नज़रबंद हैं। और फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जिसको हमने फॉलो किया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो पता चला, अच्छा, इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा से भी रजू किया, मुख्तलिफ जो मीडिया के लोग थे दुबई में। 1-2 मुलाकातें ऐसी थी जिनमें मैं भी इत्तेफाक से मौजूद था और बेनज़ीर भुट्टो साहबा से वो बातें ये पूछ रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं तो क्या अटलांटिक और न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, और मैं तो मीडिया के लोगों के साथ ही। मुझे ये नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त जलावतनी सऊदी अरेबिया में थे, तो किसी ने मेरी इस मौजू में कभी नवाज शरीफ साहब से बात नहीं हुई। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा चूँकि दुबई में, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं। मुझे एक दफ़ा अच्छा, इस पर फिर मैं बाद में असलम बेग साहब का भी इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो मैं उस बातों को दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक दफ़ा कोई डिस्कशन हुआ था, अब्दुल कदीर खान साहब जो है वो नॉर्थ कोरिया के हवाले से बात करते, ये फिर पब्लिश हो गई। ये वो हैं जो सारी फाइल्स वगैरह में चीज़ें मौजूद हैं। तो ये मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है या मेरे प्रोग्राम्स में पहले डिस्कस नहीं हुई। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, मुझसे, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि जी उनके रिकॉर्ड में ये था, अमेरिकन के रिकॉर्ड में, या जो मीडिया के लोग मेरे साथ थे, मेरे ख्याल से वाशिंगटन पोस्ट और बाकी, तो वो ये कह रहे थे कि जी जो फाइल है जो मुशर्रफ साहब को दी अमेरिकन ने, वो उस फाइल के मुताबिक जो है वो मेरे पास अभी भी उसकी कुछ चीज़ें, वो कहते थे कि जी कदीर खान साहब जो हैं उन्होंने 16 दौरे किए हैं नॉर्थ कोरिया के, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो आप भी नॉर्थ कोरिया गई हैं, ठीक है। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं उन्होंने फिर ये बात कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी 89 में 1989 में एक मुलाकात हुई थी जब मैं ईरान गई थी,
तो अकबर हाशमी रफसंजानी जो थे उस वक्त थे, इसलिए डिनर पे बात हो रही थी और कोई टेक्नोलॉजी वगैरह पे हमने जो है वो बात की थी। असलम बेग साहब भी साथ है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान की किसी भी आप समझें कि जो सिक्योरिटी के ऊपर कोई हर्फ आता हो। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत तरीके से वो मीडिया को भी और यकीनन दूसरी शख्सियात भी, क्योंकि इसके ऊपर फिर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। नवाज शरीफ साहब से मेरी ज़ाहिर है उन दिनों में मुलाकातें हुई, बाद में हुई, लेकिन मैंने कभी ये पूछा नहीं उनसे कि आपसे क्या किसी ने कोई रब्ता किया। ना ही मेरा ख्याल है कि मैंने कहीं नवाज शरीफ साहब के बारे में कहीं पढ़ा कि उनसे किसी वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन या किसी बैनुल अक़वामी जरीदे ने उन दिनों रब्ता किया। तो बेनज़ीर भुट्टो से किया था, साहिबा से किया था। तो आज मेरे लिए अब दुनिया से चले गए और जाहिर है कि आज सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी है वो सोगवार है। मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था, मुश्किल है आज कि मैं किसी ऐसी शख्सियत को प्रोग्राम में उनसे बात करूं जो ज़ाहिर मुख्तलिफ मीडिया के लोग, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब 1987 में वो आए यहाँ पे कुलदीप नायर साहब। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उस ज़माने में पाकिस्तान के चंद बड़े बहुत ज़बरदस्त अखबारों में से एक अखबार था मुस्लिम अखबार, मुस्लिम न्यूज़पेपर, जिससे बड़ी शख्सियात वाबस्ता रही, रहीमुल्लाह यूसुफजई जैसी शख्सियात, मरहूम जैसी शख्सियात, और बहुत सारे लोग उससे वाबस्ता रहे उस अखबार। तो उसके एडिटर थे। तो वो कुलदीप नायर जब आए तो वो कुलदीप नायर को साथ लेके किसी शादी वगैरह पे गालिबन आए थे। कुलदीप नायर पाकिस्तान ज़िया-उल-हक साहब से भी मिले, तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से उनका एक इंटरव्यू करवा दिया। अच्छा, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम तो न्यूक्लियर हमारा रेडी पड़ा है। अच्छा, इस न्यूक्लियर को, तो ये जो इंटरव्यू छपा कुलदीप नायर का, इसको इंडिया में लिया गया कि पाकिस्तान ने की तरफ से थ्रेट है, कि पाकिस्तान ने धमकी लगा दी कि हमारा न्यूक्लियर तो तैयार पड़ा है, ठीक है, 87, और हमारा जो है वो न्यूक्लियर, और कभी कोई इंडिया की तरफ से कोई बातचीत हुई तो या इस तरह का मामला अगर ख़राब हुआ, क्योंकि इससे पहले ये इतलात आ रही थी कि इसराइल और के साथ जैसे इराक पे अटैक हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह का कोई हदफ बनाया जा सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को। और एक मीटिंग में गालिबन ज़िया-उल-हक साहब जाके राजीव गांधी के कान में भी कहकर आ गए थे, गालिबन जो क्रिकेट का मैच देखने गए थे, लेकिन कहकर आ गए थे कोई और बात। मुझे नहीं पता कि इस बारे में इंडिया में क्या इतलात है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में ये इतलात हैं कि जो ज़िया-उल-हक साहब के हवाले से किताबें भी छपी हैं कि वो गए थे क्रिकेट खेलने, लेकिन वहाँ समझा के आ गए थे कान में कि ऐसा कुछ नहीं करना पाकिस्तान के बारे में। सही। अच्छा, अब ये वो दौर है जब अब मेरे लिए बड़ा आज मुश्किल था कि मैं किसी ऐसी शख्सियत को ढूंढूं जो सिस्टम का हिस्सा हो। मीडिया में तो बेशुमार लोग उनको लिखा, शामी साहब हैं, मुशाहिद साहब हैं, और बेशुमार शख्सियात हैं जो उस ज़माने के, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत जो 80 की दिहाई में फेडरल सेक्रेटरी रही हो पाकिस्तान की, वफाकी सेक्रेटरी रहे हों, और वो भी कोई ऐसी शख्सियत जो इंटीरियर सेक्रेटरी रही हो, या उससे पहले 70 की दिहाई में कोई फेडरल सेक्रेटरी रहा हो, ये 60 की दिहाई में कोई फेडरल सेक्रेटरी रहा हो। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी, कई वफाकी सेक्रेटरी के कई ओहदों पे फाइज रहे हैं, और ये जो हैं अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, रोहिदात खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। रोहिदात खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। रोहिदात खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, खान साहब की आवाज़ सर, उनसे राब्ता कुछ देर बाद दोबारा से। अच्छा, मैं दोबारा उनसे राब्ता करता हूँ। एक्चुअली अब खान साहब जो हैं अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी से सेहत दे, वो भी मतलब उनकी एज भी ऐसी है, लेकिन बड़े वो कई जवानों से ज़्यादा जवान है, तगड़े हैं बड़े। रोहिदात खान साहब जो है बड़े, अल्लाह ताला ने सेहत दे, तो अभी उनको फ़ोन पे कोशिश करते हैं कि राब्ता हो जाए। अच्छा, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो पेपर्स आए ना, वो ये कहते हैं कि जी खान साहब, ये जो अब्दुल कदीर खान साहब हैं, ये भोपाल से ताल्लुक इनका हर एक को पता है, और ये बड़े, इनको बड़ा शौक। अच्छा, इनसे पहली मुलाकात असल में मैं दोबारा बताता हूँ, मीडिया में आने के बाद तो खलीजी रियासत में, उससे पहले कराची में इनसे एक दो जगहों पे मुलाकात हुई थी, ये फंक्शंस में। कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया था मेट्रोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई थी। सर, खान साहब लाइन पे हैं। रोहिदात खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। रोहिदात खान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर साहब जी कैसे हैं खान साहब, खैरियत से हैं आप? ये शोर बहुत ज्यादा है। जी रोदात खान साहब सलाम अलैकुम। आई कांट, शोर शोर बहुत है। खान साहब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी डॉक्टर कदीर खान साहब से कब मुलाकात हुई थी पहली? जी, आपकी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से पहली मुलाकात कब हुई थी? पहली मुलाकात मेरी उनसे हुई जी। उनके घर के सामने जो अब बेहतर है। अच्छा जी। उनके घर के सामने जो फुटपाथ है जी। उस पर मैं फैसल मस्जिद की तरफ जा रहा था और वो मुखालिफ इसमें डायरेक्शन में जा रहे थे जी। वहाँ हमारा टकरा हुआ जी। नहीं आखिरी मुलाकात नहीं, पहली मुलाकात, पहली फर्स्ट टाइम, जी फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात। यही मैं कहता हूँ ना जी, ये पहली मुलाकात थी। अच्छा ये कौन सा ईयर है? मैं तो रिटायर हो गया था। अच्छा उसके बाद हुई आपकी मुलाकात? अच्छा ओके। मगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी था। अच्छा। तो हमने डॉक्टर साहब ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतालिक बातें शुरू की जी। अच्छा। और मैं तो 3 साल भुट्टो साहब के वक्त में सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा यानी जब डॉक्टर कदीर खान साहब पाकिस्तान आए हैं ये 74 की बात है, तो आप सेक्रेटरी साइंस थे उस वक्त? मैं उस वक्त जब ये आए जी। तो मैं सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी था भुट्टो साहब के वक्त में। अच्छा तो मुझे बताइए कि जी आप कंटिन्यू करें खान साहब। जी जी आप बताइएगा आपकी क्या बात हुई उनसे? नहीं मैं कहता हूँ ना जी, जी। मेरी मुलाकात जो थी उनसे, जी। मैं भुट्टो साहब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे और मुझे बना दिया सेक्रेटरी इंटीरियर ज़ियाउल हक साहब ने। जी। अच्छा तो वो जो था उससे पहले भुट्टो साहब के वक्त में मैं सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। जी। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट था जी। हाँ, ये बहुत ही इब्तिदाई मराहल में था। जी। और ये एक दफा अयूब खान ने भी विजिट किया था और मगर जब हमारा टाकरा हुआ फुटपाथ के ऊपर तो एक बड़े फिजिकली वेरी फिट डॉक्टर साहब, हाँ जी। जी। काफी लंबा चौड़ा आदमी था। जी। और ये उनके घर के सामने, अच्छा जब कुछ उनके ऊपर जब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई तो मैं डॉक्टर साहब ये बात सुन लें जी। मैं घर के सामने जो फुटपाथ था जी वहां खड़े होकर के मैं कहता था कदीर खान जिंदाबाद, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा। कदीर खान जिंदाबाद। तो वो बाहर निकल आते थे जी अपने दरवाजे तक के। अच्छा। और वहां से मेरा शुक्रिया अदा करते थे। अच्छा। और ये उनसे मुलाकात हुई और तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब जी बहुत लोग ने इसमें हिस्सा लिया जी हमारे एटॉमिक बम में जी। और उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो है पहले नंबर 1 जी। जी। वो इसको कदीर खान को भुट्टो साहब ने इनवाइट किया जी जी कि तुम आ जाओ
आ जाओ और तुम जो कुछ भी कहते हो फैसिलिटीज हम तुमको प्रोवाइड करेंगे जी। अच्छा, उसके बाद जो है ज़ियाउल हक साहब ने इसको बिल्कुल बड़ी स्पीड तेज कर दी, स्पीड तेज कर दी जी। और उसके बाद वो एक दिन मुझे गुलाम शाह खान कहते थे कि मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा ज़ियाउल हक साहब ने, इसहाक ये पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा, कहता है मैंने कहा आप इसकी फिक्र न करें, आई विल, ये उनके अल्फाज थे जी, आई विल बेग बोरो एंड स्टील। अच्छा, आई विल बेग बोरो एंड स्टील, मगर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी जितनी भी फंड की जरूरत होगी वो मैं प्रोवाइड करूंगा जी। तो इसका क्रेडिट जो है वो इन चार हजरात को पहुंचता है जी इनको। अच्छा, ये बताएं रुदात खान साहब कि ये वहां से, अच्छा ये खत लिखते थे गालिबन, जो फाइल मुशर्रफ साहब के सामने रखी गई वो ये है कि ये खत लिखते थे, लेकिन भुट्टो साहब की एक दिन अचानक नजर पड़ी तो ये उस वक्त नीदरलैंड में थे और नीदरलैंड में ये डॉक्टरेट कर रहे थे और ये ऑलरेडी जो है वो डच जो इंटेलिजेंस है वो इनको मॉनिटर कर रही थी, लेकिन फिर डच इंटेलिजेंस को सीआईए ने कहा कि नहीं, इनको ना रोका, अरेस्ट ना किया जाए इस वक्त। तो और वो फिर एक खत उनका इसी दौरान, अच्छा ये तो खैर दूसरी साइड है, लेकिन एक खत के ऊपर जो नजर पड़ी वो पड़ी भुट्टो साहब की। भुट्टो साहब ने कहा पाकिस्तान आ जाओ, और जाहिर है यूरेनियम और प्लूटोनियम दो ही तरीके हैं, तो हम यूरेनियम पे थे पहले, वो जरा स्लो चलता है रिएक्टर से, हम प्लूटोनियम की तरफ दौड़ पड़े, तेज हो गया हमारा जी। इंडियन ने धमाका कर दिया था 74 में जी, एटॉमिक एक्सप्लोजन कर दिया था 74 में जी, हाँ 74 में जी। और भुट्टो साहब ने कहा हम घास खाएंगे मगर ये एटॉमिक बॉम्ब जो है ये हम बना के रहेंगे जी। अच्छा, और मगर उनको ज्यादा मौका नहीं मिला, ज्यादा मौका मिला ये जनरल ज़ियाउल हक को और गुलाम शाह खान के वक्त में जी। और उन्होंने, मगर मैं ये कहता हूँ जी, मैं ये कहता हूँ कि अगर कदीर खान न होता तो कोई एटॉमिक बॉम्ब ना होता, पाकिस्तानी एटॉमिक बॉम्ब बिल्कुल ना होता जी। हाँ, वो सीआईए यही कह रही है कि जी वहां से आते आते जो है ये अपने साथ जो है ये जो जिस जगह पर काम कर रहे थे उसके सेंट्रीफ्यूजेस और सारा वो इनिशियल पूरी डिटेल्स लाके फिर उन्हें पाकिस्तान में शुरू कर दिया। और मुनीर अहमद खान साहब के साथ शायद इनकी नहीं बनी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से यूरेनियम पे कर रहे थे, तो ये प्लूटोनियम की तरफ से जो हाईली इंडस्ट्री प्लूटोनियम तेजी के साथ जाता है उस तरफ, तो वो फिर अलग अलग दो बन गए अदारे गालिबन। और ऐसे ही हुआ गालिबन खान साहब, मैंने कहा दो अदारे बन गए। आवाज बड़ी मैंने कहा एक ये कहूटा वाला जो इसको मुकम्मल इख्तियार दे दिया अलग करके, और एक वो था जो मुनीर खान साहब का था, थोड़ा सा यानी सेपरेट कर दिया था, दो अदारे बन गए थे फिर, है ना। मुनीर खान इस पर खुश नहीं था जी। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल खुश नहीं था। ये जो आ गया ये कदीर खान साहब, गुलाम शाह खान, मुनीर साहब तो बिल्कुल खुश नहीं थे। एक खान की जो उनको इनवाइट किया जुल्फकार अली भुट्टो ने जी। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, ये बात वो इंटरव्यू में भी कही उन्होंने। हाँ, तो फिर इसीलिए उनको अलग, भुट्टो साहब ने कहा कि तुम बिल्कुल अलग काम करो और मुनीर खान साहब अलग काम करें, ऐसे ही है। भुट्टो साहब ने कहा, भुट्टो साहब कहते थे कि उनको इनवाइट किया, उनको मेरी मालूमात के मुलाम जुल्फो साहब ने उनको बुलाया जी, बुलाया बिल्कुल, और उनको कहा कि तुमको जो फैसिलिटी भी तुम मांगोगे हम तुमको देंगे जी,
मगर जब ये ज़ियाउल हक साहब का वक्त आ गया तो ज़ियाउल हक साहब ये जो है वो समझते थे कि एटॉमिक बॉम्ब की कितनी जरूरत है पाकिस्तान को। ये अच्छा, पाकिस्तान पे पाबंदियां लग गई थी 79 में, लेकिन फिर ये अफगानिस्तान का जो शुरू हुई जंग उसमें फिर वो पाबंदियां हटवाई ज़ियाउल हक साहब ने, ये दुरुस्त कह रहा हूं मैं? क्या जी क्या? जो सैंक्शंस लग गई थी पाकिस्तान पे, फिर वो सैंक्शंस हटवाई ज़ियाउल हक साहब ने बर्जेंसी से जब बात हुई। कौन सी बात जी? सैंक्शंस, पाबंदियां जो लगी थी वो फिर हटवाई ज़ियाउल हक साहब ने, वो 79 में जो पाबंदियां लगी थी जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई थी। किसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई? पाकिस्तान पे जो पाबंदियां लगी थी अमेरिका की तरफ से। हाँ हाँ, उस अच्छा देखे ना जी, वो तो बात ये थी कि ज़ियाउल हक आ गए जी, वो बड़ा काई आदमी था। उसने जो अमेरिकन को पता था कि ये क्या कर रहा है, ये मालूम था उनको। अच्छा, कि ये तो एटम बम बना रहा है ये। मगर अमेरिकन अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान की इमदाद के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे ये। और वो जो है इससे ज़ियाउल हक साहब ने बहुत फायदा उठाया जी, बहुत फायदा उठाया और एटम बम को उसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया जी, पाया तकमील तक पहुंचा दिया जी। और ये जो है क्रेडिट, इसका क्रेडिट जो है वो ज़ियाउल हक को जाता है जी। उसने ये अमेरिकन जो थे वो एंगेज थे अफगानिस्तान में और हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, मुजाहिदीन। तो वो उनको मालूम था ये कुछ चोरी छुपी बात नहीं थी कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है ये। मगर वो समझते नहीं थे कि पाकिस्तान को हम क्या कहेंगे। ज़ियाउल हक ने पूरा फायदा उठाया उससे, पूरा फायदा उठाया है। और ये उसको परसू किया बड़े स्पीड से और ये इसका क्रेडिट ज़ियाउल हक साहब को जाता है। मगर उनकी जो टीम थी उसमें कदीर खान था जी। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, कदीर खान की बगैर पाकिस्तान का एटम बम नहीं बन सकता था। रिजा खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे खान साहब, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि कदीर खान साहब वहां से खत लिखते थे भुट्टो साहब को। जो कदीर खान जो मेरे इंटरव्यू में भी बात हुई और बाकी जगहों पर भी है, कदीर खान जब ये 74 में हुआ इंडिया ने टेस्ट कर लिया। कदीर खान साहब कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो मास्टर्स करके और वो चले गए थे वेस्ट बर्लिन के बाद वो चले गए थे नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड में वो डॉक्टरेट या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी अपना कर रहे थे, तो उस वक्त ये हुआ कि वहां पर ये न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट किया इंडिया ने। तो उसके बाद उन्होंने भुट्टो साहब को खत लिखने शुरू कर दिए। भुट्टो साहब ने शुरू में खत नहीं दिए, एक दिन भुट्टो साहब की नजर से खत गुजर गया। तो उन्होंने लेकिन जब बुलाया कदीर खान साहब को तो उस वक्त ऑलरेडी वहां पर अब सीआईए ही कह रही है कि हमने जो पुराने रिकॉर्ड निकाले मुशर्रफ साहब, तो हम उस वक्त एक्चुअली कदीर खान को मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी करनी हमें, लेकिन हमें पता नहीं था क्योंकि प्लांट के ऊपर वो काम कर रहे थे, मतलब उनको एक जॉब वगैरह बड़ी जबरदस्त मिल गई थी। तो कदीर खान साहब को कुछ 16 दिन अकॉर्डिंग टू जो उनकी फाइल रखी गई मुशर्रफ साहब को, कहते 16 दिन ऐसे थे जिसमें कदीर खान साहब सिर्फ वही इंचार्ज रहे। वो कहते हैं उन दिनों में कदीर खान साहब ने कहीं उनकी पूरी टेक्नोलॉजी वगैरह वो, ये उनका एलिगेशन है। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर मैं नहीं जानता कि जाहिर है उसमें तो हजारों लोग, लाखों लोग, मतलब कोई एक शख्स के ऊपर तो बात नहीं जाती, लेकिन जो कि एक शख्स ने, अब फिर ये भी आ गया कि ये तो मेटेरियलॉजी, इनको क्या पता, ये पूरा एक वो चलता रहा। लेकिन बात यह है कि अगर सारा ये था तो फिर कदीर खान को अमेरिकन ने क्यों पूछा? वो जैसे तैसे करके सारा एक बस मुशर्रफ साहब ने जो भी किया वो। लेकिन अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं,
इसमें मैंने अपने शो में एक बात भी कर चुका हूं मैं 2006 के अंदर। ये जो कंपनीज थी वो तो दुनिया भर से सामान आ रहा है, कहीं से कोई जर्मनी में रजिस्टर हैं कंपनीज, और दुबई में रजिस्टर हैं, और जनाब फ्रांस में रजिस्टर हैं। अमेरिकन ने फ्रांस से भी कहा था। भुट्टो साहब की फांसी के बाद ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो पाबंदियां लगी थी, तो उस वक्त फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान का सौदा हुआ था, वो भी अमेरिकन ने रुकवा दिया था। तो लेकिन हुआ ये कि 2005 या 6 में एक अजीब सी बात हुई। अच्छा। वो बात ये हुई कि इस कहीं घूमते घामते रिसर्च इधर उधर प्रोग्राम बनाते बनाते ये कदीर खान साहब की जो कंपनियां थी, जिन कंपनी के साथ ये दुनिया भर में डील कर रहे थे, उनमें से एक कंपनी का ताल्लुक हैलीबर्टन के साथ निकल आया। हैलीबर्टन जो डिक चेनी अमेरिका के नायब सदर थे। अच्छा, मैंने डाल दी खप इसके ऊपर और प्रोग्राम में मैंने हैलीबर्टन। अच्छा, वो अब ये हुआ कि वो जो कंपनी है वो अब डिक चेनी ने पता नहीं कितनी कंपनियां बनाई हुई थी दुनिया में, वो हैलीबर्टन उसकी सबसे बड़ी कंपनी जो इधर उधर ठेके ले रही है, कोई ऑयल का ठेका, कोई इधर इराक में, कोई इधर उधर। हैलीबर्टन तो मतलब हैलीबर्टन तो छाई हुई थी ना। तो इस जंग का सबसे फायदा जिन न्यू कॉन्स को हुआ है, तो उनके सरदार तो डिक चेनी थे। बिल्कुल। अब डिक चेनी की कंपनी है हैलीबर्टन, और हैलीबर्टन का एक उसके साथ एफिलिएटेड कंपनी जो थी वो डाल दी कदीर खान साहब के मत्थे। अब वो कंपनी जो थी वो, मैंने कहा इसमें तो डिक चेनी है, डिक चेनी शोर हंगामा। अच्छा, उसको उठा लिया दूसरे मीडिया ने, वो मैं कल किसी बार उसको डिटेल आपको बताऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ। अच्छा, अब ये हुआ कि वो यहां पर जो है वो कदीर खान साहब से, मसला ये है कि एक शख्स का तो काम नहीं था। कदीर खान साहब देखें, बात सारी ये है कि एक तो वो मुल्क जहां पर आप देखें आज आप कहां पे हैं और उस वक्त आप कहां पे थे, ठीक है ना। मतलब सोचें आप न्यूक्लियर, बहुत सारी आप जरा देखें ना, और हम इतनी खामोशी के साथ, भुट्टो साहब, ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, अब एक्यू खान साहब, उनकी पूरी टीम, जिसमें मतलब उनके ज़ाहिर इख्तलाफात थे, मुनीर खान साहब जो भी, लेकिन मुनीर खान साहब हो गए, समर मुबारक बंद हो गए। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का रोल मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी बड़ा रोल प्ले किया है, जो सब लोग कहते हैं, लेकिन वो यहाँ पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकता उनका रोल, क्योंकि वो भी ट्रैवल करती थी ना बहुत, तो इधर उधर उनके पर्स, उनका एक पर्स बड़ा काम आता था। अच्छा, तो वो बड़े बड़े ऐसे डेडिकेटेड लोग थे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब, ठीक है, जिन्होंने फिर फैसला किया उसी वक्त, और ये फैसला हुआ, और इसमें पूरी पाकिस्तान आर्मी, इसमें दुनिया भर के पाकिस्तानी, मैं कहता हूं इतने लोग थे इसमें, मतलब आज तक। अच्छा, फिर इसमें देखिए ना, वेस्टर्न मॉडल भी आपके पास आ गया पूरा, वेस्ट से है सारे कंपनीज वगैरह तो वेस्ट की है ना सारी, मतलब डिजाइन जो है हाईली यूरेनियम जो है, उससे पहले तो जो है वो प्लूटोनियम पे थे हम। प्लूटोनियम तो स्लो है जरा, तो अब इसमें ये हुआ कि हम यूरेनियम पे गए, और उसके बाद हम हम प्लूटोनियम पे गए, यूरेनियम स्लो है। अच्छा, तो लेकिन ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूजेस बनते गए। कदीर खान साहब फ्लाई करते थे, कदीर खान साहब फ्लाई करते थे, इनको फ्री हैंड था इनके पास। और अब काम देखें ये कितना, आज की दुनिया में अब देखें, जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट हिट हो रहे हैं, न्यूक्लियर साइंसदानों को हिट किया जा रहा है, और पता नहीं चल रहा कि कौन सा आदमी क्या काम करता है। एक आदमी खुल के दुनिया में घूम रहा है, मतलब उसका भाई देखे ना, उसने बाकी टीम, वो आदमी खुल के कह रहा है कि मैं, और फ्लाई कर रहे जहाजों में, जी अमेरिका, और फ्लाई कर रहे और 9/11 के बाद भी। अच्छा, फिर एक शोशा छुट गया आगे, अलकायदा को मिल जाएंगे, पता नहीं सद्दाम हुसैन को हो जाएगा, ये न्यूक्लियर वापरे, वो सारा इनके मत्थे डाल के। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप बात करें। 2005 या 6 में मैं इस्लामाबाद मेरी आमद हुई, तो एक बड़े होटल के अंदर मुझे गलत फ्लोर पे कमरा मिल गया। तो वहां पे सिक्योरिटी और कुछ नीली पीली गोरी सिक्योरिटी, मैंने कहा यार एक मिनट, यहाँ ये क्या हो रहा है बाहर। तो पता चला कि जी वो डॉक्टर शाहिद को एक रात के लिए, मुझे, मैं दुबई से आया था तो यहाँ ठहरना था मुझे, तो पता चला जी इस होटल में रात को कदीर खान साहब से कुछ गैर मुल्की शख्सियात ने मुलाकात करनी है, मतलब इंटेरोगेट करेंगे उन्हें। अच्छा, ठीक है सर, यहीं से आपसे अब वो होटल में ये रौला पड़ गया कि इस फ्लोर पे, ये मैंने फिर उसके बाद भी की, होटल में रौला पड़ गया कि इसको बाहर निकालो, इसको नीचे फ्लोर कमरे में लाओ, ये करो रात के वक्त। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा जी यहाँ पर कुछ है, खास लोग आ रहे। मैंने कौन से खास लोग? अच्छा, वो जो कमरे में आया चाय लेके, कहते हैं यहाँ पे जो कोने वाला कमरा है ना, यहाँ पे रात को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से कुछ गोरों ने बातें करनी है, तो वो यहाँ पे लाया जाएगा उनको। सही। ओ
ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मजीद आपसे इस मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अब्दुल कदीर खान साहब की ज़िंदगी पर बात कर रहे थे आप। जिस होटल में वो रुके थे, क्या आपकी वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, मौका मिला? नहीं, मौका नहीं मिला। बस वो बस एक इंटरव्यू में कर बड़े डॉक्टर कदीर खान साहब से, उसके बाद काफ़ी तफसीली इंटरव्यूज़ ऑन एयर हो चुके हैं और वो सारे वाक़यात मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन ये कि मैं इस पर डॉक्टर साहब के ऊपर बात करते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले 13वां राउंड ख़त्म हुआ है पीएलए और चाइना के दरमियान जो टॉक्स चल रही थी। तो नताइज क्या निकले हैं डॉक्टर साहब? नताइज अभी क्लियर नहीं है। ये मोल्दोव का इलाका जो है, ये उनकी 14वीं कोर के कमांडर पीजे मेनन उसमें थे और ये मुलाकात 8 घंटे से ज़्यादा चली है। अच्छा। ये अभी ख़त्म हुई है, कुछ देर पहले सुबह स्टार्ट हुई थी 11 साढ़े 11 बजे भारत के टाइम के मुताबिक। और अभी और वहाँ से वेस्टर्न थिएटर के जनरल वेंग हिया जियांग जो हैं वो उसमें शरीक थे, वो नुमाइंदगी कर रहे थे। ठीक। और इस मुलाकात से एक दिन, ये चंद घंटों पहले, चाइना के जो सोशल मीडिया और उनके जो आउटलेट्स हैं, उन्होंने सैकड़ों की तादाद में भारतीय कैदी जो पिछले साल, यानी इंडिया ने कभी ये नहीं बात की आज तक कि उनके कोई लोग चाइना की कस्टडी में हैं, यानी कोई जंगी कैदी बनाए गए हैं। लेकिन उन्होंने चाइना ने बहुत सी तस्वीरें, बेशुमार, कुछ जाहिर है कि उसमें ज़ख्मी भी हैं, कुछ ज़दोकोब भी हुए हैं इंडियन आर्मी के लोग। लेकिन ये है कि ये तस्वीरें उन्होंने जारी कर दी कि ये हमारे पास जंगी कैदी हमने पिछले साल बना लिए थे। अच्छा, ये तस्वीरें जारी हुई इस मुलाकात से चंद घंटे पहले, और इस मुलाकात के चंद घंटों के बाद क्वाड का यानी वो क्वाड की एक्सरसाइज शुरू हो रही है 12 तारीख से, इन परसों, 2 दिन, एक दिन छोड़ के, यानी क्वाड की एक्सरसाइजेज। अब एक ऑकसस है, एक क्वाड है, तो क्वाड की जो मालाबार एक्सरसाइजेज, समुद्री एक्सरसाइजेज, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये साथ होंगे। ये मालाबार एक्सरसाइजेज 92 में स्टार्ट हुई थी और 96 में हुई। और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइजेज अमेरिका और इंडिया की हुई, ऑस्ट्रेलियन में से निकल गया था 98 के बाद। तो अमेरिका भी निकल गया था क्योंकि इंडिया ने जब ये ब्लास्ट हुए तो उसके बाद अमेरिका भी निकल गया था। 2 साल बाद फिर 2002 में अमेरिका ने दोबारा स्टार्ट की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 2007 में निकल गया था। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया वापस आया इसमें, मालाबार है। तो अभी क्वाड है, एक ऑकसस है। ये क्वाड आगे जाके, इस पे बड़ा कंफ्यूजन है, ये ऑकसस ऊपर है, क्वाड नीचे है, आगे जाके क्वाड और ऑकसस आपस में मिल जाएंगे, या मतलब है कि या ऐसा होगा कि ये दोनों अलग अलग रहेंगे, इनकी कमांड किसके पास होगी, इनके सेक्रेटेरिएट किधर होंगे, इसका जैसे नेटो का तो हेडक्वार्टर है ना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा, क्या होगा, क्या। तो दो, एक उधर ऑकसस है तो इधर ये को। लेकिन इसी दौरान जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो मीटिंग है, मेरी इतलात के मुताबिक, जो बिल्कुल इनिशियल मैंने अभी ब्रेक के दौरान किसी को मैसेज किया, मीडिया के या कोई भी हमारा जो ज़ाहिर के दोस्त है वहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या रिजल्ट आया। तो उन्होंने कहा कि जी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, कोई इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, क्योंकि चाइना ने देखें उनके पेंगोंग सू का इलाका है, गोगरा है, हॉटस्पॉट है, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। और ये फ्रिक्शन पॉइंट्स, ये ईस्टर्न लद्दाख का जो इलाका है, इसमें यहाँ, लेकिन इस मीटिंग में ये था कि डिसएंगेजमेंट वो एक फ्रिक्शन पॉइंट पे हो जाए, सिर्फ एक फ्रिक्शन पॉइंट पे यानी कि चाइना पीछे जाए, यानी बस किसी तरह से वो थोड़ा सा मामला थोड़ा सा ठंडा और फिर आगे बात चले। लेकिन आज की मीटिंग में जो है वो अरुणाचल प्रदेश डिस्कस हो गया, यानी उसमें चाइना जो है वो इसको तो छोड़ दें आप, वो वहाँ जो हुआ है वो, क्योंकि आपको पता है ना कि वो एक तो ये मेरे ख्याल से क्वाड की शायद थोड़ा दिन आगे करके ये इंडिया एक असेसमेंट है कि इसको मसले को चाइना के साथ प्रॉपर रिजॉल्व करके ना, अब ये उससे पहले मैसेज दिया कि जी हमने चाइना के लोग पकड़े हुए हैं और चाइना के लोग हमने गिरफ्तार कर लिए और वो छोड़ दिए, उन्होंने तस्वीरें रिलीज कर दी। देखिए ना, बात यह है कि उन्होंने बात कोई नहीं की, उन्होंने तस्वीरें रिलीज कर दी बेशुमार। कल मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी कि गलत किया इंडिया ने इस मरले पे ये बात करके कि जी हमने दांत खट्टे कर दिए, ये कर दिया, वो कर, तो इस मरले में उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कैदियों की तस्वीरें रिलीज कर दी। अब ये नया रौला है, मुझे बताएं
कि क्या ये कैदी रिहा हो गए हैं। अब देखिए, जब आप लोगों से झूठ बोलते हैं ना, अपने लोगों से, पहले तो कहा कि लड़ाई नहीं हुई, कोई हुआ ही नहीं कुछ, उसके बाद इधर जा रहे हैं राजनाथ, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जयशंकर, फिर बहुत देर बाद लड़ाई हुई है, फिर उसके बाद जगह चली गई है। अब ये कैदियों की तस्वीर आ गई, तो कैदी वापस आए हैं बखैरियत या अभी तक चाइना की कस्टडी में है? कोई चाइना ने उनकी तस्वीरें उन्होंने फेंक दी, पूरा वो तो ना फ्लड कर दिया सोशल मीडिया को। अब सवाल ये है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें आज इराक का इलेक्शंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, और लेकिन मैंने आपसे कहा फौरी तौर पे अभी इसकी वोटिंग वगैरह दरमियान में चल रही, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बड़े असरात होंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बनेगी, ये गवर्नमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होगी कि इसके दौरान इनखला चाह रहा है अमेरिका, अफगानिस्तान की तरह यहां से भी चाह रहा है। तालिबान के साथ जो डेलीगेशन के साथ जो मीटिंग हुई है उसके अंदर अमेरिका जो है तालिबान अपनी पोजीशन पे कायम है और एड वगैरह वहां पे शुरू हो जाएगी। वो आइडिया दम तोड़ गया। इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिकन उस आइडिया को नहीं बाय कर रहे कि कोई किसी किस्म की एग्जाइल गवर्नमेंट बननी चाहिए और एग्जाइल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो एग्जाइल गवर्नमेंट या ऐसी कोई चीज जो है वो उसमें दमखम नहीं है। अमेरिका भी इंगेज कर चुका है तालिबान को, लेकिन कहां पे? कतर में, ठीक है। उनके में नाम सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर की मौजूदगी और यूएसएड के सीनियर हुकाम की मौजूदगी, और उसके साथ जो है वो, तो ये वहां पर वो इंगेज हैं। सारे के बाकी यूरोपीय ममालिक सारे मौजूद हैं, बरतानिया समेत उनके सफारत खाने जो है मौजूद हैं काबुल के अंदर। अच्छा, अब इशू ये है कि अब आ रही है सर्दियां, और सर्दियों के अंदर पैदा हो रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और 20 तारीख को इजलास है, और मेरा ख्याल है उससे पहले गालिबन अमेरिकन जो हैं वैक्सीन का भी ऐलान करेंगे, जो तालिबान वाले कह रहे हैं वैक्सीनेशन का भी ऐलान करेंगे। सर्दियां आ रही हैं, बहुत सर्दियां आ रही हैं, तो इसमें वहां पर अस्पतालों के अंदर बिजली और ब्लैक। अच्छा, लेबनान के अंदर वो 2 प्लांट्स उन्होंने अनाउंस किया था, लेबनान के अंदर अच्छा खासा एनर्जी शॉर्टेज पैदा हो रहा है, और वहां पर जैसे मुख्तलिफ हमने सुना है ना कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि सामने हमारे आई हैं, फातिमियून सामने आई है, ज़ैनबियून सामने आई है, तो इस तरह आज़रबाईजान के अंदर हुसैनियून एक तंजीम उभर रही है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है ये वहां पर जो है ना, मतलब अब वो अपने आप को लिंक कर रही है ईरान के साथ, तो ईरान एक पावर है रीजन में, एक पावर है, लेकिन उसके मुकाबले पे अरब भी पावर है, ठीक है। और साथ अब ये मैंने कहा टर्की, अब ये जो पूरा ये मुस्लिम मुल्कों का एक ब्लॉक है ना, इसके अंदर भी एक, यानी एक तो ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा, फिर उसके बाद अरब कौन होगा। देखिए ना, उस वक्त भी तो पैन अरबिज्म का मामला चला था ना सर्द जंग में, कभी जमाल अब्दुल नासिर पैन अरबिज्म की लेके चले थे, मुकाबले पे जो है वो लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट थे तो वो पैन अरबिज्म, कौम परस्ती, सोशलिस्ट, वो सारा इधर जो थे शाह फैसल मरहूम इधर मुकाबले पे आए थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी दोनों की। तो बात यह है कि लीड अब एक होता है ना, तो इजिप्ट को शुरू में तो ये तासुर गया, हमारे इंतहाई ब्रादर मुल्क है जनरल सीसी, लेकिन जनरल सीसी को अमेरिकन ने बीच में इन्वॉल्व किया ना, ये सारे मामला जब इसराइल के हो रहे थे और ये सारे हो रहे थे जनरल सीसी, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो लीडरशिप, मैंने वही बात की ना कि या सऊदी अरेबिया या यूएई या कतर, ये 3 मुल्क सीसी साहब को सपोर्ट जरूर करेंगे, मगर यहां से उठा के सारी लीडरशिप सीसी को नहीं दे देंगे दोबारा, ये तो तय है। डॉक्टर साहब, क्या आप नहीं समझते कि इन तमाम तर मामलात में एक कामयाब डिप्लोमेसी भी? देखिए कतर ने क्या रोल प्ले किया इस वक्त, देखिए ना कतर का जबरदस्त रोल है अफगानिस्तान के अंदर, कतर का अपना रोल है, सऊदी अरेबिया अपना रोल प्ले कर रहा है, वो उसका रोल जो है वो अब दूसरी जगहों पे है, मतलब यहां से अभी अफगानिस्तान में आपका ख्याल है कि यहाँ पे बाकी अरब ममालिक नहीं आएंगे, सब होंगे, सब का इंटरेस्ट सब है, क्योंकि ये चाइना, रशिया, मैंने कहा हर मुल्क मौजूद, आज़रबाईजान, सुन्नियावादी, सुन्नी शिया कितने हैं क्या नोट करो सारा। अब इशू ये है कि वहां पर ये सारे इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इसमें जब जहां पर टर्की है, जहां पे ईरान है, वहां पे अरब ममालिक ना हो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, जहां पर रशिया हो, चाइना और अमेरिका ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता अमेरिका। तो इशू ये है कि बात सारी ये है कि इसमें अब इस पूरी पिक्चर में जो वाहिद चीज पाकिस्तान को दरकार, एक तो ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि चूंकि फॉरेन पॉलिसी इतनी तेजी के साथ फ्लक्चुएट हो रही है कि मतलब तेजी के साथ जो है ना वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब ताइवान पे जाना है, मतलब बिल्कुल चाइना ऐसी जगह चला गया था कि ताइवान ने उन्होंने कहा कि जी ये तो वर्ल्ड वॉर होने वाली है, ये उनके तरफ से ऐलान हुआ कि वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाली है। तो उसके बाद जो है वो चाइना के मुज़ाकरात हुए जैक सलिवन के साथ, और उसके उन्होंने कहा, उसके बाद मुलाकात के बाद
वो कंपटीशन के लफ्ज के ऊपर एक मामला खड़ा कर दिया चाइना ने कि कंपटीशन क्या होता है, ठीक है ना, कंपटीशन क्या मतलब, ये मतलब आप जंग कहो ना, तो हमारा हेल्थी कंपटीशन होगा, उधर असला जमा कर रहे हैं आप, ठीक है। 36 आपके पास जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन है, 8 आप और बनाएंगे। अच्छा, ये 8 जो बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपको पता है इनकी डिलीवरी और समंदर में उतरने की डेट क्या आ रही है? 2040 में ये 8 सबमरीन तैयार होंगी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। 2040, ये 2021 है। तो बात ये कि 2040 तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये 2040 तक कौन होगा, क्या करेगा, क्या? तो वो ट्रक की बत्ती, अब वो एक क्वाड है, एक ये है, ये सुन ऑकस है, उधर से वो खामोशी छा गई। आप नोट करें ना, जब से वो आया नाम आया कि जी जो बंदे गए हैं, इतने सारे जो शहीद हो गए हैं, जानों से चले गए हैं, तो इनके पीछे जो बंदा है वो तो निकला है वो चीनी अफगानिस्तान के। उसके बाद सन्नाटा छा गया कि भाई एक मिनट सर, एक वक्त में इतने सारे मुल्क तो पकड़ के कुट मार के ढूंढ ढांड के सारे अफगान तालिबान, रशियन जो है, रशियन ने CSTO बनाई इसलिए थी कि मैंने कहा ना चेचन्स, मैं इस पे कल, आज तो कदीर खान पे कल मैं बात करूं, मैं उस वक्त ये सारा हो रहा था ना, जब 2005 2004 ये मॉस्को का ये जब थिएटर, ये जो पूरे शोज हुए हैं, ठीक डॉक्टर, तालिबान की पुरानी फाइल निकाल के देख रहा था, वो कई अखबारों में, कहीं वो उस वक्त, क्योंकि ये इतना ज्यादा यूट्यूब गूगल शुगर, उस वक्त मैं आपको बताऊं, ये जब ये प्लेन 2 ब्लोअप हुए हैं 2004 में जी, ये खवातीन थी, दो लड़कियां, ये मॉस्को से जहाज में चढ़ी। अच्छा, उसके बाद जो क्लेम होता था ना, यहां पर पाकिस्तान बहुत अंडर प्रेशर आया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एक ये नहीं कि तालिबान थे, वो दुनिया भर से लोग, यहां पर ये फेंसिंग वेंसिंग तो अभी बनाई है, ये जनरल राइट सीरी बाजवा साहब के दौर में फेंसिंग, अब बाजवा साहब के दौर में फेंसिंग, और उससे पहले ऑपरेशन हुआ है, उससे पहले तो यहां पर कुछ सर पैर ही नहीं था, क्योंकि मुंह उठा के आ रहे हैं, कोई किसी जो है वो यानी कोई वाकई हकीकतन मुजाहिदीन है या तालिबान है, कुछ उनके भेस में आ रहे हैं लोग उठ के, थर्ड पार्टी यहां पर शुरू हो गई थी ना दहशतगर्दी। सही, बहुत शुक्रिया। अब इसको बहुत शुक्रिया नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।